स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। NCERT की इस श्रृंखला में कक्षा 12 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 2 अध्याय हमारे पूरे हो चुके हैं और दूसरा जो अध्याय है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वो बाकी हैं। उनको हम 2 या 3 या 4 पार्टों में थोड़े थोड़े डिवाइड करके आपको अभी बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो वर्णनात्मक पाठ आपको पढ़वाया गया था या अध्याय जो है उसका अध्ययन करवाया गया था, वो आपको कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं। और मैं मोस्टली आपको जब पढ़ाता हूँ उससे पहले जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं या वन लाइनर प्रश्न आने वाले हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने वाले हैं, उनको पहले ही किताब में ही बता देता हूँ आपको कि कहाँ से प्रश्न इस प्रकार के आ सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का भाई। प्रश्न संख्या 1, सांची का स्तूप कौन सी शताब्दी का है और किस प्रदेश में स्थित है? कौन सी शताब्दी का है सांची का स्तूप और किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर कौन सा है आप लोग बताएंगे? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? आप लोगों को पहले मैं मौका दूंगा, उसके बाद में सही बताऊंगा। इससे पहले आप अपना जो आकलन है वो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश दूसरी शताब्दी, ये इसका उत्तर है। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप और इसको बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य सम्राट था। तो सांची का स्तूप लगभग कौन सी शताब्दी का है? लगभग दूसरी शताब्दी का है और इसका निर्माण मध्य प्रदेश में किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। आगे बढ़ते हैं। मेगालिथ या महापाषाण क्या है? आप लोग पहले इसको पढ़ सकते हो। मेगालिथ या महापाषाण क्या है भाई? क्या बड़े बड़े व्यापारियों का दल है, बड़े बड़े अनाज के पात्र हैं, या फिर जहाज है, या फिर बड़े पत्थर जो कब्रों पर रखे जाते थे? मेगालिथ, तो मेगालिथ का मतलब है बड़े बड़े पत्थर या बड़े पत्थर जो कब्रों पर रखे जाते थे। और ये कहाँ रखे जाते थे भाई? दक्षिणी भारत में। और इसको महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं। महापाषाणिक संस्कृति इसको कहते हैं, जिसमें क्या होता था कि जब समाधियाँ होती थी तो उन पे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे और बड़े बड़े पत्थर रख के फिर उनको दफनाया जाता था। इसके अलावा उनमें साथ ही साथ पत्थरों के जो औजार होते थे, हथियार होते थे, उनके काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो भी इसमें साथ ही साथ दफनाई जाती थी। इसी को कहते हैं महापाषाणिक संस्कृति। बोर्ड पर क्या लाल कलर कैसा दिखाई दे रहा है भाई? मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, लाल कलर भी दिखाई दे रहा है, वाइट कलर हमारे पास इसमें नहीं है। तो मेगालिथ या महापाषाण क्या है भाई? बड़े पत्थर जो कब्रों पर रखे जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? क्या पेलियोग्राफी, एपियोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स या आर्कियोलॉजी? तो अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको हम अगर वैसे देखा जाए तो ये उसका उत्तर है, एपियोग्राफी। इसको एपिग्राफी भी हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अभिलेख शास्त्र भी हम इसको कह सकते हैं, अभिलेख शास्त्र भी कह सकते हैं। ये लिपि से संबंधित अध्ययन है, पेलीग्राफी या पेलियोग्राफी। लिपि से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं। और न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजी पुरातत्व से संबंधित अध्ययन होता है। पुरातत्व से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हम आर्कियोलॉजी। तो अभिलेखों के जो अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं या एपियोग्राफी कहते हैं।
और न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। बात की जाए अगर पेन की, तो पेन दोनों तीनों कलर ही ठीक है। और फेलियोग्राफी लिपि के अध्ययन से संबंधित है, आर्कियोलॉजी पुरातत्व से। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपियोग्राफी या एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र भी इसको कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि थी उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था? आप लोग बताइए। जब हमने अध्याय का अध्ययन किया था तो ये देखा था, तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1838 में, कहीं कहीं 1837 भी आता है, लेकिन हमें मानना यही है, एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है यही सही है, यही मानना है। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए पहले इस लिपि को पढ़ा था, जिसको ब्राह्मी लिपि भी कह सकते हैं और खरोष्टी लिपि भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद उसकी जो भाषा थी, अभिलेखों की जो भाषा थी, उसको पढ़ना आसान था। ये क्वेश्चन वाचक है, इस पर कई बार आरपीएससी विवादों में रहती है, सही ये है या ये है, लेकिन हम इसको मानेंगे 1838 को, क्योंकि हमारी किताब में यही दिया हुआ है। मौर्य सम्राट अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में लिखा है या किस अभिलेख में मिलता है? अशोक जो मौर्य सम्राट था उसका नाम अशोक, अधिकतर में अशोक का नाम क्या मिलता है भाई? अधिकतर जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम जो है, एक तो पियदस्सी मिलता है, पियदस्सी, और एक मिलता है देवानाम पिय। अब पहले भी हमने इसका अर्थ बताया था, पियदस्सी यानी देखने में सुंदर, देखने में सुंदर, मनोहर मुखाकृति वाला, मनोहर मुखाकृति वाला, उसको क्या कहते हैं हम? पियदस्सी। और देवानाम प्रिय किसको कहते हैं भाई? देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय यानी देवानाम प्रिय। ये दोनों उपाधियां किसकी है भाई? अशोक की। अब यहाँ ये पूछ रहा है अशोक का नाम अशोक, जैसे कई शिलालेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक भी मिला है, जैसा हमने पहले आपको पढ़ाया था। तो ऐसे अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी संख्या 4 है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगुलम। इनमें क्या है? अशोक का नाम अशोक मिलता है शुद्ध रूप से। हालांकि बाद में जैसे ये नाम मिला था पियदस्सी, पहले देवानाम पिय मिला था, तो इन अभिलेखों के साथ और इन अभिलेखों के साथ जब लिपि का मिलान किया तो पता चला कि भाई अशोक जो है वो एक ही है और एक ही शासक के द्वारा ये शिलालेख या अभिलेख जो है स्थापित किए गए थे। ये केवल उसकी उपाधि थी। तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगुलम ये जो अभिलेख है इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बात की जाए ये कहाँ स्थित है, तो मास्की कर्नाटक, गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश में, इसके अलावा नेट्टूर ये भी कर्नाटक में, और उदयगुलम ये भी कर्नाटक में। तो इसका उत्तर रहेगा भाई उपरोक्त सभी, यानी मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिला है, तो उपरोक्त सभी, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगुलम। आगे बढ़ते हैं। भारत में अभिलेख या शिलालेख जो है वो लिखवाने की जो परंपरा है वो किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी भाई, आप लोग बताइए। तो ये प्रारंभ की गई थी अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और इसको अभिलेख लिखवाने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली थी? ईरानी सम्राट दारा प्रथम, जिसको कल हमने भाषा की कुछ बताया था भाषा के बारे में, तो भाषा का ही फर्क है। इसको डेरियस कहते हैं, इसी को हिंदी में दारा कहते हैं। डेरियस प्रथम जो है इसके द्वारा प्रेरणा मिली थी अभिलेख लिखवाने की, यानी अपनी जनता के लिए इसने अभिलेख लिखवाए थे, शिलालेख लिखवाए थे, गुहालेख लिखवाए थे। किसने? अशोक ने। तो सबसे पहले जो अभिलेख लिखवाने की जो परंपरा है वो किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो भाई उत्तर आएगा अशोक, अशोक के द्वारा। और इससे प्रेरणा मिली थी किससे? ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम से। या ये कहाँ का सम्राट था भाई? ईरानी सम्राट डेरियस
प्रथम। अभिलेख खुदवाए जाते थे। अभिलेख कहाँ खुदवाए जाते थे भाई? क्या पत्थरों पर या धातुओं पर या मिट्टी पर या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर आएगा भाई उपरोक्त सभी। यानी पत्थरों पर भी लिखवाए जाते थे, धातुओं पर भी लिखवाए जाते थे, और जो कठोर मिट्टी की सतह होती थी उसको बिल्कुल एक तरह से टेराकोटा जिसको कहते हैं, पका के मिट्टी को, और फिर उस पर भी अभिलेख लिखवाए जाते थे। तो अभिलेख सभी पर, यानी उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो कौन सा माना जाता है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है भाई? मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली महाजनपद है मगध, जिसमें क्या है कि बहुत से ऐसे राजवंश हुए थे, जैसे कि हर्यक वंश हो गया, इसके बाद शिशुनाग वंश हो गया, उसके बाद नंद वंश हो गया, और उसके बाद मौर्य वंश हो गया। अब इनके राजाओं की बात की जाए तो देखो, हर्यक वंश के भी अच्छे राजा थे, जैसे कि हम बात करें बिंबिसार, इसके साथ अजातशत्रु, इसके अलावा उदयन या उदयन जिसको बोलते हैं, और ये ही उदयन था जिसने क्या है राजधानी स्थानांतरित की थी। राजधानी स्थानांतरित की थी, और किसको राजधानी बनाया था भाई? पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र से पहले राजधानी क्या थी? राजगाह या राजगृह। तो राजगाह या राजगृह को हटाकर पाटलिपुत्र ने ही, सॉरी, उदयन ने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश और नंद वंश के भी अच्छे राजा हुए थे, जैसे कि महापद्म नंद की हम बात करें, लास्ट में हम धनानंद की भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा मौर्य वंश में आपने देखा ही चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अलावा बिंदुसार, और अशोक। शिशुनाग वंश में शिशुनाग और नागदशक, ये राजा हुए थे जिन्होंने क्या है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मगध को शक्तिशाली बनाने में। तो सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद है वो कौन सा था भाई? मगध, क्योंकि इस पर ये वंश हुए थे, इनके अच्छे राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। महाजनपदों की संख्या कितनी थी भाई? बात की जाए महाजनपदों की संख्या कितनी? 12, 16, 18 या 24? तो उत्तर आएगा हमारा, कितने महाजनपद थे भाई? 16। कितने थे? 16। वेरी गुड। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? यहाँ हम जिक्र करते हैं बौद्ध ग्रंथ का। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है भाई? अंगुत्तर निकाय में। किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय। ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? अगर बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो हमने देखा कि अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और अगर जैन ग्रंथ की बात की जाए भाई किस जैन ग्रंथ में मिलती है, तो जैन ग्रंथ की अगर बात की जाए तो कौन सा जैन ग्रंथ है? कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र या उत्तराध्यायन सूत्र? बताइए भाई। उत्तर है भगवती सूत्र। अब इस सूत्र को सूत्र भी कह सकते हैं, बात एक ही है, ये प्राकृत भाषा का फर्क है, भाषा का थोड़ा सा फर्क है। तो किस जैन ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ की अगर बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय में ये सूची मिलती है। भगवान महावीर किस गण से संबंधित थे? यानी कि भगवान महावीर का जो गण है वो संघ है वो कौन सा था भाई? मल्ल, शाक्य, लिच्छवी या ज्ञात्रक? तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा ज्ञात्रक गण। किस गण से संबंधित थे? ज्ञात्रक गण से। भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? बुद्ध की अगर बात की जाए तो मल्ल, शाक्य, लिच्छवी या ज्ञात्रक? महावीर की अगर बात की जाए तो हमने देखा भी भगवान महावीर किस गण से संबंधित थे भाई? ज्ञात्रक गण से। और
अगर बात की जाए भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध जो है किस गण से संबंधित थे भाई? शाक्य गण से। भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? शाक्य गण से। तो भगवान बुद्ध का गण कौन सा माना जाएगा इसमें? शाक्य गण। गण या संघ महाजनपदों में शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? गण या संघ जो महाजनपद होते थे उनमें शासन किसके द्वारा चलाया था? क्या वंशानुगत राजा के द्वारा, पुरोहित के द्वारा, गणसभा या संघ के सदस्यों द्वारा, या सेनापति के द्वारा? बताइए भाई, अपना उत्तर देख लीजिए। अब तक आप लोग उत्तर देख सकते हैं। 25 प्रश्न मैं इसमें करवाऊंगा। 25 प्रश्न में आप लोग पहले अपना उत्तर देखो, जैसे ही मैं प्रश्न करता हूँ उसके बाद आप लोग अपना उत्तर देखो, और फिर उसको आप लोग देखो कि मैंने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। 25 प्रश्न में से मैंने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, और उसके आधार पर आप अपना स्वयं का आकलन करो। तो गणिया संघ या महाजनपदों में शासन जो है किसके द्वारा चलाया जाता था? तो यहाँ उत्तर आएगा गणसभा या संघ के सदस्यों के द्वारा। ये कई संघ होते थे, कई संघ होते थे जो मिलकर शासन चलाते थे, होते थे जो क्या करते थे? मिलकर शासन चलाते थे। इसके अलावा गणों या संघों का जो प्रधान होता था, संघों का प्रधान होता था, उसको राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? राजा कहा जाता था। तो गण या संघ का जो प्रधान होता था उसको राजा कहा जाता था। और इस प्रकार एक गण में क्या होता था? कई राजा होते थे, कई राजा होते थे। तो गणसभा या संघ के सदस्यों द्वारा जो है वो महाजनपदों के गण संघ में शासन चलाया जाता था। और ये कई संघ होते थे, मिलके शासन करते थे। इनका जो प्रधान है वो राजा कहलाता था। इस प्रकार क्या है? कई राजा होते थे, क्योंकि कई संघ होते थे तो कई राजा होते थे। निम्न महाजनपदों की राजधानियों में सुमेलित नहीं है। मैंने भाई 16 महाजनपदों को पूरे को यहाँ कवर करने की कोशिश की, इसलिए मैंने प्रश्न को इसी हिसाब से बनाया है। आपको इसमें से देखना है कि भाई कौन सा जो महाजनपद है उसकी राजधानी उसके सामने नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो क्या अंग की चंपा थी राजधानी, मगध की राजगृह थी, काशी की वाराणसी, या कौशल की पाटलिपुत्र? कौन सा इसमें अलग है? तो भाई इसमें अलग है कौशल पाटलिपुत्र, क्योंकि कौशल की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। इसके अलावा अंग की चंपा सही है, मगध की राजगृह सही है, और काशी की वाराणसी सही है। ये गलत है, तो यही इसमें हमारा उत्तर माना जाएगा। अब 4 महाजनपदों की राजधानी आपको क्लियर हो गई। अंग की चंपा, मगध की राजगृह, काशी की वाराणसी और कौशल की श्रावस्ती मैंने बताया, क्योंकि पाटलिपुत्र नहीं है कौशल की, तो श्रावस्ती नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्न महाजनपदों की राजधानियां सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से किस महाजनपद की राजधानी सुमेलित नहीं है? 4 हमने पहले पढ़ लिए थे, 4 अब ये आ गए। क्या बज्जी की वैशाली, मल्ल कुशीनगर, चेदी शक्तिमती और वत्स वाराणसी? इसमें से कौन सा सही नहीं है भाई? इसमें ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि वत्स की राजधानी वाराणसी नहीं है भाई। वत्स की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। बाकी इनकी सही है, बज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, चेदी की शक्तिमती, लेकिन वत्स की वाराणसी नहीं है, और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। निम्न महाजनपदों की राजधानियां में सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपको उसी तरह उत्तर देना है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्रपुर, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, शक्तिमती। इसमें क्या सही नहीं है भाई? इसमें ये सही नहीं है। हमने अभी देखा था जस्ट पहले कि शक्तिमती मत्स्य की नहीं है। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। और शक्तिमती की अगर बात की जाए तो हमने अभी पढ़ा था चेदी की जो राजधानी है वो शक्तिमती थी। आपके
12 जनपद जो है महाजनपद है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। इसी क्रम में ये अंतिम क्वेश्चन है। अब 16 हो जाएंगे ये पूरे। महाजनपद कौन सा सुमेलित नहीं है? अस्मक, चंपा, अवंती, उज्जैनी, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक। कौन सा सही नहीं है भाई? ये अस्मक सही नहीं है, क्योंकि अस्मक जो है इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली जिसको कहा जाता है। और अस्मक के बारे में अगर बात की जाए तो ये दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद माना जाता है। महाजनपद हमने सारे महाजनपद मानचित्र के माध्यम से देखे थे। तो अवंती की उज्जैनी, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक या राजपुर। ये घाटक लिखा हुआ है, ये वैसे हाटक है। हाटक या राजपुर। तो हमें 16 महाजनपदों की राजधानी क्लियर हो गई, और होनी भी चाहिए आपको ये। अधिकतम प्राचीनतम अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे जाते थे भाई? कौन सी भाषा में लिखे जाते थे अधिकतम? संस्कृत, तमिल, प्राकृत या पाली। कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत भाषा में। जन सामान्य की भाषा कौन सी भाषा को माना जाता है? ऐसी भाषा जो अधिकतर लोगों के द्वारा जानी पहचानी जाती थी, पढ़ी जाती थी, समझी जाती थी। ऐसी भाषा कौन सी थी भाई? संस्कृत, तमिल, प्राकृत और पाली। बताइए भाई, ऐसी भाषा कौन सी थी जो अधिकतर लोगों के द्वारा समझी भी जाती थी और बोली भी जाती थी, जो समझने में या बोलने में आसानी होती थी? तो वही जो अधिकतर लोगों के द्वारा समझी जाती थी, बोली जाती थी, ऐसी भाषा का नाम था प्राकृत भाषा। अगर यहाँ लिपि की बात आती है तो लिपि कौन सी थी भाई? पाली। जो अधिकतर लोगों के द्वारा या बहुत ही सबसे पहले जिसका अस्तित्व हुआ था। अधिकतम अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो वही ये आ ही गया अगला क्वेश्चन। देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक। कौन सी लिपि में अधिकतम जो है अभिलेख मिले हैं? कौन सी लिपि में? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या लिपि ब्राह्मी। उत्तर क्या है? ब्राह्मी। ब्राह्मी किधर से किधर लिखी जाती थी भाई? बाएं से दाएं। और खरोष्टी दाएं से बाएं, यानी कि इसका उल्टा हो गया। ब्राह्मी और खरोष्टी जो है, खरोष्टी की अगर बात की जाए तो खरोष्टी भाषा में जो अभिलेख मिले हैं हमें, कौन कौन से मिले हैं भाई? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, जिनका हमने पहले अध्ययन किया था। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख है वो कौन सी भाषा में? खरोष्टी भाषा में। और कहाँ पर है ये भाई? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। एक ग्रीक और आर्मेइक में भी मिला है, शायद आ जाएगा क्वेश्चन आगे, नहीं आएगा तो देखेंगे। लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पहले हमने बता दिया था, यानी कि ऑप्शन में था, तो हमने आपको उसका उत्तर बताया था भाई। लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? पैलियोग्राफी। क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी। एपिग्राफी हमने देखा था, अभिलेखों का अध्ययन। पुरालेख शास्त्र में आप लोग जानते ही हो। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन। प्राचीनतम जो वस्तुएं होती हैं उनको पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो पैलियोग्राफी किसको कहते हैं? लिपि के अध्ययन को। लिपि के अध्ययन को, लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? कई बार हमने इसका जिक्र कर भी दिया है इससे पहले। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहा जाता है? इसको मुद्रा शास्त्र भी हम कह सकते हैं, मुद्रा शास्त्र। और अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, वैसे तो हम उसको एपियोग्राफी कहते हैं, लेकिन इसको अभिलेख शास्त्र भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? अभिलेख शास्त्र। और न्यूमिस्मेटिक्स है ही, आपको बता दिया।
सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों से संबंधित, सिक्कों का अध्ययन। कैलीग्राफी अलग है, एक विज्ञान शाखा है। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है उसे क्या कहा जाता है भाई? समूह के हाथों में होती है ओलिगार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी या मोनार्की। इसको कहा जाता है ओलिगार्की। यानी जहाँ समूह शासन होता है, क्या होता है? समूह शासन जहाँ होता है उसको कहते हैं ओलिगार्की। और मोनिगार्की किसको कहते हैं? जहाँ एक व्यक्ति का शासन होता है, एक व्यक्ति का शासन। और डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं भाई? एक तरह से तानाशाही शासन जो होता है, तानाशाही शासन जो होता है उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं हम। और बात की जाए डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी आप जानते ही हो, लोकतंत्र, प्रजातंत्र जो होता है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, या इसी को जनतंत्र भी आप लोग कह सकते हो। तो मोनार्की किसको कहते हैं भाई? एक व्यक्ति का शासन जो होता है उसको मोनार्की कहते हैं, जैसे कि एक तरह से राजा भी हो सकता है। ओलिगार्की किसको कहते हैं? समूह शासन को, जहाँ कई व्यक्तियों का जो समूह है, हमने अभी देखा गण थे महाजनपदों में, कई गण थे जिनमें कई समूह मिलकर शासन करते थे। डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं? तानाशाही शासन को। और डेमोक्रेसी की बात की जाए तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। अब ये इस भाग का पहला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना कब की थी भाई? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में की थी, या छठी शताब्दी में की थी, चौथी शताब्दी में की थी, या पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व? तो इसका उत्तर माना जाएगा भाई पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व। किसकी रचना की थी? धर्मशास्त्रों की। धर्म शास्त्रों की और धर्म सूत्रों की, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म सूत्र आते हैं, जैसे कि गौतम धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र। तो इनमें क्या था भाई? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में क्या था? इनमें क्या था भाई? इनमें थे नियम एवं कानून जो थे वो थे इनमें। और नियम बनाए गए थे किन के लिए भी? किन के लिए बनाए गए थे? ये राजाओं के लिए भी बनाए गए थे और साधारण लोगों के लिए भी बनाए गए थे। राजा और प्रजा, एक तरह से कह सकते हैं हम, प्रजा यानी कि समस्त लोगों के लिए जो नियम बनाए गए थे वो धर्मशास्त्रों में बनाए गए थे, समस्त लोगों के लिए। तो संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना कब की थी भाई? पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों की रचना हुई थी। अब आप लोग अपना आकलन करें कि इसमें से आप लोगों के द्वारा कितने जो प्रश्न है वो किए गए हैं, या फिर कितने प्रश्न जो हैं आपने जो किए हैं उसमें सही आए हैं आपके। यानी 25 में से आपके कितने सही हैं? क्या 25 में से आपके 20 आ रहे हैं? इतने तो आने ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सरल प्रश्न है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है। और अगर किसी के 22 या 23 भी आ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं उसको, वेरी गुड बोल सकते हैं। और अगर आपके 20 से लो आ रहे हैं, 15 या 20 25 में से, तो फिर आपके लिए तो यही है, और सुधार की ज़रूरत है, आपको सुधार की ज़रूरत है आपको। जितने अच्छे ढंग से मैंने इस
अध्याय को पहले वर्णनात्मक रूप से आपको बताया था, तो उसमें अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा तो इनके प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी दूसरी श्रृंखला लेके आऊँगा इसी प्रकार के, इसी अध्याय के कम से कम 100 प्रश्न है हमारे पास, 4 भागों में हम उनको लेके आएंगे। ये पहला पार्ट था, आप लोग तैयारी रखना, दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा, उसमें आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, साथ बनाए रखिएगा।